Hello guys, welcome to RG Education. So today I'm going to discuss about DNA replication in E. coli, or we can say DNA replication in Escherichia coli, and that is prokaryotes. So we are going to discuss today DNA replication in prokaryotes. Okay. सो जैसे कि आप सबको ही जानते होगा आई थिंक प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। वी विल डिस्कस हियर only DNA replication initiation, and in next video we will discuss part 2, and that is what that will be elongation. After that we will discuss the termination steps. So I am going to discuss today about simply initiation. सो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्यों हम इसको थीटा रेप्लिकेशंस बोलते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हम प्रॉपरली देखने वाले हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में रखा हुआ है, जो कि मैंने पूरा, अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो मैंने पाथफाइंडर वॉल्यूम 2 से लिया हुआ है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। सो वहीं से मैंने ये मैटर उठाया हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। DNA replication in E. coli initiation. The chromosomal DNA circular with no free ends of E. coli is replicated bidirectionally. जैसे कि हम सबको ही पता होगा, वो नहीं भी पता है तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस अच्छे कोलाई में वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। मीन्स दोनों एंड से स्टार्ट होता है, 5 प्राइम एंड एज वेल एज 3 प्राइम एंड। फ्रॉम अ सिंगल ओराई ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई से यहाँ पे जो भी रेप्लिकेशन मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं ओराई सी। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इट रिजेंबल्स द ग्रीक लेटर थीटा। जब ये रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है इनिशिएशन में, जिसको अपन बोलते हैं, मीन्स स्ट्रक्चर बनती है किसके जैसे, थीटा स्ट्रक्चर जैसे। सो समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द थीटा replication. It occurs in the three steps mainly. First one is the initiation, elongation, then termination. So we will discuss here in detail in initiation. Initiation involves the recognition of the position on a DNA molecule while replication begin. Means initiation वहीं से start होता है जहाँ पे replication start होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो जहाँ पे ओरिजिन सी प्रेजेंट होगा, जहाँ पे राई ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा, सिंपली रेप्लिकेशन वहां से स्टार्ट होगा। वी विल डिस्कस, हम ये देखेंगे कि ओराइसी क्या है, एक्चुअल में क्या कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं या फिर कौन से मर प्रेजेंट होते हैं, कितने रिपीटेड प्रेजेंट होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है। टर्म इलोंगेशन कंसर्न्स विद द इवेंट अकरिंग एट द रेप्लिकेशन फोक where replication the parent DNA strands or copied. Means elongation में क्या होगा, इनिशिएशन में क्या होंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स अटैच होंगे एंड डिफरेंट प्रोटीन्स के बीच में क्या होंगे, इंट्रैक्शंस होगा। इलोंगेशन में क्या होगा कि कोई भी जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसकी डॉटर स्ट्रैंड बनेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, इलोंगेशन। वहां पे क्या होता है, डीएनटीपीज ऐड होते हैं थ्रू द डीएनए पॉलीमरेज। टर्मिनेशन occurs when the parent DNA molecule has been completely replicated. टर्मिनेशन तब होगा जब क्या होगा कि पूरा कंप्लीटली जो पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद जो होते हैं कुछ टच प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो कि आके बाइंड होते हैं, फिर वहां पे क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। DNA replication is complex process involved numerous enzymes and proteins. In E. coli, more than 20 different proteins participates in the replication. जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया होगी, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और कह सकते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो we can say here proteins as well as the enzymes. Okay, so we will discuss in one by one. Moving to next slides here. On the basis of their biochemical roles in the different stages of the chromosomal DNA replication, these proteins are classified into several categories. Proteins involved in the initiation replication. Simply we are going to see here what are the different proteins and what are their roles. Okay, DNA A
सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए ए जो यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या होता है, जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो ये सेपरेट स्ट्रैंड में क्या होता है, बाइंड होता है, जिससे कि फिर री एनिलिंग्स ना हो। तो हम ये देखेंगे बाद में। डीएनए बी किसकी तरह काम करते हैं, हेलिकेज की तरह काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, डीएनए बी किसकी तरह काम करते हैं, हेलिकेज की तरह। डीएनए सी एक्ट एज अ हेलिकेज लोडर, डीएनए जी एक्ट एज द प्राइमेज which forms the primer which is required for the DNA polymerase. Okay, proteins required for the chain elongation and connecting the Okazaki fragments, DNA polymerase, single stranded binding protein, and DNA ligase. Proteins for the termination of the replication and segregation of the daughter molecules, terminus binding protein, TUS, and DNA topoisomerase 4. तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या देखा कि कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं टोटल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनिशिएशन स्पेशली। So, DNA A protein initiate the replication in E. coli at or IC. Means जो DNA A होता है जो कि किससे बाइंड होता है, ये और आईसी से बाइंड होता है। और आईसी क्या है, रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे स्टार्ट होता है, दैट इज द पोजीशंस इन द डीएनए। दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विद द एटीपी bind to the 9 repeats at the ORIC forming an initiation complex। देखो जो ORIC होता है ना, सीक्वेंस है एक्चुअली इन द डीएनए। तो इसमें क्या होता है, कुछ 9 रिपीट्स होते हैं और कुछ क्या होता है 13 रिपीट्स होते हैं। मीन्स इट मे बी पॉसिबल कुछ 9 रिपीट्स होते हैं, कुछ 13 रिपीट्स होते हैं। तो इसके बीच में मतलब ऐसा हो सकता है कि वो हो सकता है कि सेम टाइप की रिपीट्स हो, और हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइप के रिपीट्स हो। अगर वो सेम टाइप के रिपीट्स है तो हम उसको बोलेंगे होमोमर, और अगर वो डिफरेंट टाइप के रिपीट्स हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोमर। ओके, binding of DNA A to the 9 repeats of the ORIC facilitated the initial strand separation, melting of the duplex DNA at ORIC 13 repeats। Means ये क्या होता है, जो DNA A होता है तो ये किससे बाइंड होता है, मीन्स जो 9 रिपीट्स होते हैं और आईसी में। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डायग्राम देखने वाले हैं। तो जब 9 रिपीट से बाइंड होता है तो क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वो थोड़ा थोड़ा ओपन होना स्टार्ट होता है। मीन्स इट स्टार्टेड द मेल्टिंग ऑफ द डुप्लेक्स डीएनए, और ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, इसके साथ ही यहाँ पे इसके साथ भी इंट्रैक्शन होता है, जो 13 रिपीट्स होता है उसके साथ भी कंटिन्यूअसली इंट्रैक्शन होता है। किसका, डीएनए ए का। डीएनए इंक्लूड्स टू डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जैसे कि जस्ट हमने डिस्कस किया। वन डोमेन बाइंड्स टू द 9 repeats of the ORIC in their double standard form when bound to the ATP but not ADP. DNA also interacts with the 13 repeats of the ORIC। यहाँ पे जब ये डीएनए ए इंटरेक्ट करता है तो ये किसका यूज करता है, एटीपी का। आपको बता दो एक बात कि सेल में कोई भी प्रोसेस होती है तो ऐसा रेयर चांस होता है कि सेल एटीपी का यूज ना करे, क्योंकि जब भी कोई डीएनए प्रोटीन काम करेगी तो वो किसका यूज करती है, जनरली एटीपी का यूज करती है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो। सो ऑल प्रोटीन्स नॉट, but some proteins require the protein, or most of the proteins require the ATP to act in the cell to give the proper shape, or to keep the proper functions of the cell. These additional interactions involve the distinct single stranded DNA binding site in the DNA A and result in the separation of the DNA strand over more than the 20 base pair within the 13 merged repeats form open complex। जैसे कि हमने बताया पहले 9 रिपीट से इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद 13 रिपीट से इंटरेक्ट करते हैं। 2 डोमेन होते हैं, दोनों डोमेन डिफरेंट डिफरेंट मीन्स मर्ज से रिपीट मर्ज से इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, पहले बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हम बोलते हैं फॉर्म्स ओपन कॉम्प्लेक्स। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। ये जो डायग्राम है आई हैव टेकन फ्रॉम द पाथफाइंडर बुक वॉल्यूम 2। total material I have taken from the Pathfinder book. You can see or you can read after that.
So here you can see this is the 9 repeats and here you can see the this is the 13 repeats. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 9 5. ये जो होते हैं 9 repeats ये 5 होते हैं 1 2 3 4 5. Okay, so it we can give the number 95 to remember. Okay, generally and here 13 repeats होते हैं जो कि 3 होते हैं. ठीक है. So here given we can give the number 133 to remember. Here, when DNA A will interact to the OIC, then it use the ATP, which already I have told. So it form the initial complex. Okay, this will bind to the DNA A and ATP. This will bind to the this DNA sequence or IC. So it will form the initial complex. After that, it will interact more and then it will form the open complex. Somewhat you can see here this open complex. Okay. Now moving to the next slide. Further, melting of the two strands of the chromosomal DNA to generate unpaired template strand is mediated by DNA B protein. जैसे कि हमने DNA प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकेज बोलते हैं. तो हेलिकेज क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा. जब ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा तो मीन्स ये किसको सपोर्ट कर देगा, अगर देखा जाए तो जो ओपन कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसको ज्यादा प्रमोट कर देगा. जब ये कट करेगा तो वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, डीएनए जो स्ट्रैंड है वो ज्यादा ओपन हो जाएगा. One molecule of DNA B, a hexamer of identical subunits clamps around each of two single strands in open complex formed by DNA A. अब क्या होगा, ये जो डीएनए बी होता है तो ये क्या होता है, हेक्सामर यूनिट्स होता है और इसमें आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि होमोमर हेक्सामर यूनिट्स होते हैं. और अगर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं तो हम बोलते हैं हेट्रोमर हेक्सामर होता है. ठीक है. सो ये क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड पे ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगी इसकी यूनिट्स डीएनए बी के. फिर दिस बाइंडिंग रिक्वायर्स द डीएनए सी प्रोटीन. जब ये बाइंड होता है तो किसी ना मीन्स हेलिकेज अपने आप तो लोड नहीं हो जाता, तो कोई ना कोई हेलिकेज लोडर होगा. तो यहाँ पे जो हेलिकेज लोडर होता है वो कौन होता है, डीएनए सी प्रोटीन होता है जो कि हेलिकेज को लोड करता है, which act as the helicase loader. The helicase loader catalyzes the opening of the DNA helicase. अब ये क्या करेगा, हेलिकेज लोडर कैटलाइज करता है, मीन्स इस रिएक्शंस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है. ठीक है. डीएनए हेलिकेज को बोलेगा तुम जल्दी जल्दी कट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. DNA B binds to and moves the lagging strand template in the 5' to 3' direction and binding the duplex at its course to 5' to 3' polarity. फिर क्या करेगा, डीएनए भी जो है वो भी क्या है, वो तो हेलिकेज ही है, उसको भी क्या करेगा, जो लैगिंग स्ट्रैंड उसमें क्या करेगा, मूव करते रहेगा. ठीक है. कभी भी जो सिंथेसिस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की तो वो हमेशा सिंथेसिस कैसे होती है, 5' to 3' डायरेक्शन में ही होती है. This direction is always confined or defined according to the strand of the DNA bond. ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे इलॉन्गेशन तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है, किस टाइप की पोलरिटी है, कौन सा डीएनए भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. Moving to next slides, this energy is provided by the ATP hydrolysis. जब लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए भी मूव करता है तो वो क्या प्रोवाइड मीन्स कह सकते हैं हम यहाँ पे कि ये भी किसका यूज करता है, एटीपी का यूज करता है. The separated strands are inhibited from the subsequently re-annealing by the single stranded binding protein which binds to the both separated strand. ठीक है. तो यहाँ पे जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो यहाँ पे एक जैसे देखा होगा, जैसे कोई रस्सी होती है ना, तो अगर वो पहले से फोल्ड है और अब उसको एक बार फोल्ड करो तो कम्प्लीटली मीन्स डीफोल्ड नहीं हो पाएगी, वो फिर से रीफोल्ड की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे भी ऐसा होता है डीएनए तो कैसी होती है, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग होती है दोनों स्ट्रैंड्स में. तो क्या होगा, जब एक बार कॉइलिंग मीन्स जब कॉइलिंग ओपन हो जाती है, एक बार हेलिकेज जब कट करेगा तो ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है. बट क्या होगा, फिर से जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है तो वो फिर से रीअनेल होने की कोशिश करेगा. लेकिन यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो कि क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है. तो वो क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड पे बाइंड हो जाता है. अब जब ये बाइंड हो जाएगा मीन्स जस्ट लाइक कि पकड़ के रखूंगा, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं पकड़ के रखूंगा जिससे कि तुम फिर से रीअनेल नहीं हो पाओ. तो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, दोनों स्टैंड को पकड़ के रखता है. ठीक है. Means it will bind to the single stranded DNA so that
single stranded DNA cannot be re-annealed. Okay, SSP protein is a tetramer binds incooperatively in a sequence independent manner. Check. Although DNA polymerase incorporate only deoxyribonucleotides into the DNA, they can only initiate synthesis using either an RNA primer or a DNA primer with 3' OH annealed to the DNA template. अब बात करते हैं कि DNA polymerase क्या simply DNA synthesis को start कर सकता है क्या? तो नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि DNA polymerase को क्या चाहिए? 3' OH ग्रुप चाहिए, वो भी फ्री, जो कि फ्री नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? प्राइमेज आएगा. अब प्राइमेज क्या करेगा? प्राइमर बनाएगा. जब प्राइमर बनाएगा तो प्राइमर के पास क्या होगा? फ्री 3' OH होगा. फिर वो क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा. जब कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाएगा किसी सीक्वेंस से, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस से, तब जाकर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और बोलेगा अब मैं स्टार्ट करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन, मींस इट विल स्टार्ट द डीएनए सिंथेसिस. सो अगर कोई पूछता है कि डीएनए पॉलीमरेज क्या खुद डीएनए सिंथेसिस कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर द डीएनए प्राइमेज. ओके, और डीएनए प्राइमेज का यहाँ पे वर्क कौन करता है? तो प्रोटीन होते हैं, जो कि डीएनए जी, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है. In E. coli, enzyme DNA primase called DNA-G is required to synthesize primer. It's a short RNA molecule less than 15 nucleotides. Primase is a specialized RNA polymerase making short RNA primers. ओके, जो प्राइमर्स होते हैं वो कितने होते हैं? लगभग 15 न्यूक्लियोटाइड्स के आसपास होते हैं, मींस शॉर्ट प्राइमर. So, moving to next slides. The DNA helicase recruits a primase. तो DNA helicase किसको रिक्रूट करता है? प्राइमेस को. बोलता है डीएनए जी को बुलाता है और बोलता है याद चल, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है और तेरे बिना तो डीएनए पॉलीमरेज वैसे भी काम नहीं करता है. ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज रिक्रूट्स द डीएनए प्राइमेस दैट सिंथेसाइज एन आरएनए प्राइमर ऑन ईच टेम्पलेट. हर टेम्पलेट में क्या करेगा? प्राइमर को स्टार्ट करता है. ठीक है, द आरएनए प्राइमर कॉजेज द डीएनए हेलिकेज लोडर टू रिलीज फ्रॉम द डीएनए हेलिकेज. फिर इसके बाद क्या होगा? डीएनए हेलिकेज लोडर आएगा और इसको डीएनए हेलिकेज को रिमूव करेगा, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग का काम तो वही करता है. द टर्म प्राइमोसोम इज यूज टू डिनोट, जब यहाँ पे सारे प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं इंट्रैक्शंस के लिए, तो यहाँ पे एक टर्म आती है प्राइमोसोम. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है प्राइमोसोम में? डीएनए जी, जो किसका काम करता है? प्राइमेज. इट फॉर्म द प्राइमर शॉर्ट आरएनए and DNA helicase, we can see here the DNAP, and both if we will combine to both the protein, then it is called as the primosome. यहाँ पे हमने दे रखा है सीक्वेंस क्या होता है इवेंट का. ठीक है, यू कैन सी हियर. सबसे पहले क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन टू ओराइसी, मींस जो डीएनए ए होता है वो सबसे पहले किस में बाइंड करेगा? ओराइसी से बाइंड करेगा. ओराइसी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, लोडिंग. फिर इसके बाद क्या होगा? डीएनए हेलिकेज की लोडिंग होगी. हेलिकेज किसको कट करता है? सिंपली डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा, ताकि जो ओपन कॉम्प्लेक्स है वो अच्छे से ओपन हो जाए. ठीक है, मेल्टिंग मींस हेलिकेज opens the helix and binds primase to form the primosome. फिर हेलिकेज क्या करेगा? प्राइमेज को बाइंड करवाएगा, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे हम प्राइमोसोम. सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइम. फिर प्राइमर्स बनने के बाद आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होगी. इनिशिएशन ऑफ द डीएनए पॉलीमराइजेशन बाय द डीएनए पॉलीमरेज. उसके बाद क्या होगा? इनिशिएशन स्टार्ट होगा. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड्स. In E. coli, time required to replicate the chromosome and generation time is virtually at constant at 37 डिग्री सेल्सियस. अब बात करते हैं कि ये सारे प्रोसेस तो होते ही होते हैं, बट E. coli जो होता है वो जनरली किस पे ग्रो करता है? 37 डिग्री सेल्सियस में. जो रेप्लिकेट होता है वो किस पे? 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है. और हमें पता है कि जो इसेच्चे कोलाई होता है उसका जो रेप्लिकेशन टाइम होता है वो कितना होता है? 40 मिनट्स होता है. लेकिन जो सर्चो को लाइक जो जनरेशन टाइम होता है, मीन्स लाइक टाइम होता है डिवाइड करने का उसका, इट डिवाइड बाय द बाइनरी फिजन. तो जब ये डिवाइड होता है, जो उसका टाइम होता है वो कैसे डिवाइड होता है? 20 मिनट्स होता है. सो यू कैन क्रिएट द क्वेश्चंस इन माइंड दैट इट Escherichia coli life is its generation time is 20 minutes and
its replication time is 40 minutes. How it's possible? So it is possible, friends, because here form so many Fox forms. See, DNA replication initiation is tightly controlled process. Means it is tightly controlled process. ठीक है, fixed process. During replication, E. coli prevents the reinitiation of the replication immediately from the oocyte. ठीक है, several different mechanisms perform this function. One method exploits the changes in the methylated state of the DNA before and after DNA replication. फ्रेंड्स, कैसे पता चलता है कि कौन से स्ट्रैंड रेप्लिकेटेड है या फिर कौन से स्ट्रैंड रेप्लिकेशन नहीं है? तो जो स्ट्रैंड ऑलरेडी रेप्लिकेटेड होगा ना, उसमें क्या होगा, ऑलरेडी मिथाइलेशन हो चुका होगा, और जो हाफ रेप्लिकेट हुआ होगा उसमें क्या होगा, हेमी मिथाइलेटेड होगा. सो एंड वी नो दैट मिथाइलेशन in E. coli, an enzyme called dimethyl transferase adds a methyl group to adenine with every 5' to GATC 3' sequence. ठीक है, ओल्ड स्ट्रैंड में क्या होता है, मिथाइलेशन होता है. जो न्यू स्ट्रैंड होगा उसमें मिथाइलेशन नहीं होता है. ठीक है, मीन्स जो डॉटर स्ट्रैंड होगा उसमें मिथाइलेशन इतनी जल्दी नहीं होता है. ओके, सो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड स्ट्रैंड एंड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, सो वी कैन टेल or we can tell to him that old strand will be methylated completely, but new strand won't be methylated completely. It may be hemi-methylated or it may be in the running process. ठीक है, at the time of replication initiation, the genome is fully methylated. Methylation on the both strand at 5' to 3' sequences. This situation is changed after each 5' to GATC 3' sequence is replicated. Because the newly synthesized DNA strands are unmethylated, recently replicated sites will be methylated on only one strand, referred to as the hemi-methylated. Okay, so I told this one. Moving to next slide. Hemi-methylated states of the newly replicated ORIC DNA is detected by the protein SEC-M. अब बात आती है कि जैसे हमने इनिशिएशन स्टार्ट किया, हेमी-methylated DNA बन गया, मीन्स डीएनए स्ट्रैंड्स कुछ कुछ बन गए, इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, तो फिर चेकिंग के लिए कुछ तो होना चाहिए कि सच में मीन्स रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है. तो यहाँ पे प्रोटीन का नाम आता है, दैट इज सेक ए. इस सेक ए का किसका काम करते हैं, ये प्रोबिंग का काम करते हैं, जस्ट लाइक सीबीआई. मीन्स ये सीबीआई का काम करते हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ हुआ है इनिशिएशन में, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि इनिशिएट हुआ इनिशिएट हुआ. सो ये किसका काम करती है, प्रोबिंग का काम करती है. ठीक है, ये क्या करती है, सेक ए बाइंड्स टाइटली टू द 5' GATC 3' सीक्वेंस, बट ओनली व्हेन इट इज हेमी-methylated. ये जो सेक ए प्रोटीन होती है ये तभी बाइंड होती है जब कोई डीएनए कैसा होता है, हेमी-methylated होता है. और हेमी-methylated कोई डीएनए स्ट्रैंड तब होगा जब उसकी जब उसकी स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही होगी. ओके, बाइंडिंग ऑफ सेक ए हैज द 2 consequences. अब इसके 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं. मीन्स जब ये बाइंड होगी इसके 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं. फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द रेट एट विच बाउंड 5' टू GATC 3' साइट्स अंडरगो मिथाइलेशन. हो सकता है कि ये जो रेट चल रहा हो उसको रिड्यूस कर दे मिथाइलेशन को. ठीक है. सेकेंड, when bound to these sites within the ORIC, SEC prevents DNA from the binding to ORIC and initiating a new round of the replication. और ऐसा भी हो सकता है कि जो डीएनए ये जो बाइंड हो रहा था ओराइसी से, तो वो बाइंड ये मीन्स ये इसको क्या कर दे, रोक दे, इसको प्रिवेंट कर दे कि अभी न्यू इनिशिएट मत करो, ये इनके इंट्रैक्शंस को डिस्टर्ब कर दे. ओके, सो सेक ए प्रोटीन चेक द इनिशिएशन इन दिस टाइप मैनर. This act will prevent immediate reinitiation of the replication from the 2 newly synthesized daughter copies of the ORIC. Although this mechanism prevents immediate reinitiation, this inhibits does not last until cell division is complete. Going to next slides. Daughter copies of ORIC must initiate replication before completion of previous round of replication. देखो, और इसमें क्या होता है इस अर्चियोगोलाई में कि मतलब जो पहला वाला जो डीएनए इनिशिएशन हो रहा था, पहला वाला जो रेप्लिकेशन चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाता है कि दूसरा वाला स्टार्ट हो जाता है.
सोचिए आप, तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो जनरेशन टाइम है वो कितना है, 40 मिनट्स है। सॉरी, जो जनरेशन टाइम है इसकी डिवाइड होने का टाइम वो कितना है, 20 मिनट्स है। और जो रेप्लिकेशन का टाइम है वो कितना है, 40 मिनट्स है। सो हाउ इट्स पॉसिबल? सो इसी तरीके से पॉसिबल है कि इसका जो डीएनए सिंथेसिस चल रहा होता है, पहला राउंड चलते रहता है और इसके बाद ही दूसरा भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 6 राउंड मीन 6 रेप्लिकेशन फोर्क्स एक बार में बन सकते हैं। It is possible only because the organism has developed the capacity to initiate a second round of replication before the previous round has terminated. Means जो पहला राउंड है, प्रीवियस राउंड है, वो अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ और उसके पहले दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया रेप्लिकेशन का। As a result of this, as many as 6 replication forks may be active on a single chromosome, multi-forked chromosome, a process termed as the dichotomous replication. So friends, all this about the DNA replication initiation, and in the next video we will see the next part, we will see the DNA replication in nuclei, that is, we will see the elongation. After that we will see the termination. So I think this video is helpful for you. Thank you guys.